नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका भारद्वाज, व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय है प्रोजेक्ट मेथड या प्रायोजना विधि। प्रोजेक्ट मेथड 1918 में किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। यह विधि बाल केंद्रित विधि है। इसमें पूर्णतया छात्रों के ऊपर छात्रों के द्वारा ही कार्य किया जाता है और इसमें छात्रों को करके सीखने पर बल दिया जाता है। यह विधि पूर्णतया छात्रों पर ही केंद्रित है और छात्रों के स्वयं के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है, इसलिए ये चाइल्ड सेंटर्ड विधि है और जो कि 1918 में किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। प्रोजेक्ट मेथड में बालकों के जो जीवन यह विधि बालकों के जीवन की व्यवहारिक आवश्यकताओं का एवं समस्याओं का अध्ययन करके उनका समाधान खोजा जाता है। अर्थात इसमें जो इस विधि के द्वारा बालकों की जो जीवन की व्यवहारिक आवश्यकताएं हैं कि उनको क्या क्या नीड्स हैं, बच्चों को क्या क्या आवश्यकताएं हो रही है और क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, इसका अध्ययन करते हुए उसमें उन सभी समस्याओं का समाधान खोजा जाता है जो बच्चों के व्यवहारिक आवश्यकताओं तथा समस्याओं को से संबंधित होती हैं। इसके बाद में जो किलपैट्रिक का इसके विषय में एक महत्वपूर्ण कथन भी है, जो कि यह है कि योजना एक पूर्ण तन्मयता से की गई उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो सामाजिक परिवेश में संपन्न की जाती है अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक। अर्थात किलपैट्रिक द्वारा कहा गया है कि योजना जो प्रायोजना विधि है वो एक पूर्ण तन्मयता से, मतलब बिल्कुल तल्लीन होकर के इसमें एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो कि एक सामाजिक परिवेश में संपन्न की जाती है। इसके बाद में हम प्रायोजना विधि के जो निर्माण में सिद्धांत महत्वपूर्ण है उनको देखते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसके द्वारा इस विधि के द्वारा बच्चे जितना इस सिद्धांत में सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अर्थात क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कह रहा है कि बच्चा जितना ज़्यादा इसमें क्रियाशील रह करके, क्योंकि बच्चा इसमें खुद काम कर रहा है और खुद अपने बेसिस पे काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए यह विधि क्रियाशीलता पर ज़्यादा बल देती है। और इसके बाद में है दूसरा सिद्धांत है उद्देश्य का सिद्धांत। अर्थात कोई भी कार्य किसी उद्देश्य को लेकर ही किया जाता है। इसमें छात्र एक समस्या का चयन करते हुए उसके उद्देश्यों का निर्धारण करता है तथा उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हुए इसमें इस सिद्धांत पर बल दिया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो सिद्धांत है वो है वास्तविकता का सिद्धांत है। वास्तविकता के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि बच्चा इसमें जो छात्र है वो खुद अपने आप से ही इसमें काम कर रहा है। शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक के रूप में सिर्फ उसका मार्गदर्शन कर रहा है। इसमें जो करके सीखने पर जो इसमें बल दिया जा रहा है वो छात्र के द्वारा खुद ही कार्य करके सीखा जा रहा है, तो यह छात्र के द्वारा ही कार्य करने की विधि है, इसलिए इसमें वास्तविकता अधिक है। और इसी वास्तविकता के सिद्धांत में इसी पर बल दिया जा रहा है कि छात्र खुद ही करके अपना कार्य करे और उसको सीखे। इसके बाद में जो नेक्स्ट सिद्धांत है अपना वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें छात्रों पर कोई किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती है और जो शिक्षक है वो एक मार्गदर्शक के रूप में ही कार्य कर रहा है, तो इसमें छात्र अपने कार्य को करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, वह किसी की रोक टोक में नहीं है और अपना कार्य वह स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है, जो इसी सिद्धांत पे इसमें बल दिया गया है। इसके बाद में है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय के सिद्धांत से तात्पर्य है कि एक साथ समन्वयता स्थापित करना, यानी कि जो छात्र है एक समूह के रूप में जब कार्य करता है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके ही कार्य करते हैं, जिससे इसमें सामाजिकता की भावना का भी विकास हो रहा है। इसके बाद में है मितव्ययता का सिद्धांत। यह विधि मितव्ययता से तात्पर्य है कि कम खर्चीली, अर्थात यह विधि इस सिद्धांत पर बल देती है कि यह बहुत ही कम खर्चीली विधि है। इसके बाद में हम प्रायोजना विधि के सोपान देखते हैं, जिसमें फर्स्ट सोपान है समस्या निर्धारण। अर्थात जो प्रायोजना विधि में है सबसे पहले छात्रों के द्वारा समस्या का निर्धारण किया जाता है, एक समस्या विशेष का निर्धारण करके वह उस पर कार्य करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में जो द्वितीय सोपान है वो है योजना का चयन। छात्रों के द्वारा समस्या का निर्धारण करने के पश्चात इसमें योजना का चयन किया जाता है कि इसमें योजना की पूरी प्लानिंग मतलब की जाती है कि इसमें किस प्रकार से इनको कार्य करना है। इसके बाद में जो तृतीय सोपान आता है वो है उद्देश्य निर्धारण। किसी भी काम को या समस्या को लेकर के हमें उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि उद्देश्यों का निर्धारण नहीं होगा तो वह कार्य अपना सही दिशा में नहीं जाएगा। इसलिए जो इसका तृतीय सोपान है वह है उद्देश्य का निर्धारण। छात्रों द्वारा इसमें अपनी समस्या को लेकर के उसके क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए इनका निर्धारण किया जाता है। इसके बाद में जो चतुर्थ सोपान है वो है योजना का कार्यान्वयन। अर्थात कि जो योजना छात्रों के द्वारा बनाई गई है उसका पूर्ण तरह से उस पर कार्य किया जाता है कि समस्या को लेकर के जो भी उन्होंने
अपनी पूरी प्लानिंग करिए, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। और उसके बाद में जो पंचम जो सोपान है वो है योजना का मूल्यांकन। अर्थात जो भी छात्रों के द्वारा जो भी कार्य किया गया है, उनके समस्या से निर्धारण से लेकर के कार्यान्वयन तक उसका क्या इवैल्यूएशन है, इस चीज़ का योजना के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। और अंतिम जो सोपान है इसका वो है योजना की लिखित रिपोर्ट। जो भी जितना भी कार्य समस्या के निर्धारण से लेकर जो मूल्यांकन तक का जो भी कार्य छात्रों के द्वारा किया गया है, उसकी एक लिखित रिपोर्ट या लिखित ब्यौरा तैयार करना रहता है, जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सके कि छात्रों ने किस प्रकार से किस दिशा में अपना सही कार्य किया है, किस उद्देश्य जिन उद्देश्यों को लेकर के छात्रों के द्वारा कार्य किया गया है वह बिल्कुल अपनी सही दिशा में, सही निश्चित दिशा में पहुंचे हैं, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। इस तरह से उनका पूरी लिखित रिपोर्ट का जो ब्यौरा रहता है वो छात्रों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं योजना विधि के लाभ। योजना जिसमें प्रथम है यह विधि पूर्णतया अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थात इसमें जो लर्निंग स्टेज है वो बच्चों के द्वारा ही किया जाता है। अधिगम इसके द्वारा बच्चे कार्य करके खुद ही सीखते हैं, जिसके द्वारा इसमें अधिगम के जो सिद्धांत है वो पूर्णतया यह विधि उन सिद्धांतों पर खरी उतरती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह विधि पूर्णतया मनोवैज्ञानिक विधि है। अर्थात इसमें छात्रों के मानसिक रूप मनोवैज्ञानिक रूप से यह विधि छात्रों के द्वारा बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्णतया छात्रों के बाल केंद्रित विधि होने के कारण यह पूर्णतया मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बाद में देखते हैं कि छात्रों द्वारा स्वयं मूल्यांकन कर स्वयं का विकास करना। अर्थात इसमें छात्रों के द्वारा स्वयं के द्वारा ही कार्य करके उनके द्वारा सीखा जाता है और छात्र अपने द्वारा कार्य करके अपना ही मूल्यांकन करके स्वयं का ही विकास करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रत्येक छात्र को कार्य करने का अवसर मिलता है। अर्थात इस विधि में परियोजना विधि में छात्र जितने भी जो छात्रों का समूह रहता है उसमें हर एक छात्र को अपने अपने कार्य को, दिए गए कार्य को पूर्ण करने का कार्य करने का मौका मिलता है। तथा इसमें जो जितने भी छात्र इस विधि में सम्मिलित रहते हैं, इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित रहते हैं, उनमें प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके बाद में जो कक्षा शिक्षण के जो दोष है उनको दूर करने में भी यह विधि सहायक है। इसके बाद में हम प्रोजेक्ट मेथड के जो हानियां हैं, जो कुछ हानियां हैं उसको अब हम देखेंगे। उसमें जो प्रथम हानि है कि ये मूल्यांकन करने में इसमें कठिनाई आती है। अर्थात इसमें छात्र के द्वारा ही कार्य करके उसके द्वारा स्वयं मूल्यांकन करना बहुत अत्यधिक कठिन होता है, क्योंकि इसमें जो शिक्षक है वो सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में है। अर्थात छात्र को स्वयं के मूल्यांकन में अत्यधिक कठिनाई होती है। इसके बाद में देखते हैं कि जो किसी भी विषय का जो गहनतम अध्ययन है, सूक्ष्मतम अध्ययन है, वो इस विधि के द्वारा संभव नहीं है। किसी भी विषय पर अगर हम सूक्ष्म रूप से अगर किसी विषय को अगर हम देखते हैं तो वो इस विधि के द्वारा यह कार्य संभव नहीं हो सकता है। और जो लास्ट इसकी हानि है वो है कि पाठ्यक्रम व्यवस्थित रूप में समाप्त करना कठिन है। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम को समाप्त करने में यदि इस विधि के द्वारा हम समस्याओं का समाधान करने में बच्चों को, जो शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में है, तो यदि अगर बच्चे जो छात्र हैं वो कार्य करते हुए कभी गलत दिशा में भी निकल लेते हैं तो इस विधि में समय और धन की अत्यधिक खर्च होने के कारण ये पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से समय पर समाप्त करने में थोड़ी कठिनाई आती है। धन्यवाद।